कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी है, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। कि कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी है, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, कि यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोहित सक्स पॉइंट पर। दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि हम आज किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं महाजनपदों का उदय और उसके आगे बात करेंगे हर एक डायनेस्टी के बारे में, हर एक वंश के बारे में। तो दोस्तों छठी शताब्दी में छठी शताब्दी में छठी शताब्दी में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। छठी शताब्दी में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। दोस्तों यह जो एरा था, यह जो पीरियड था, यह जो काल था, यह द्वितीय नगरीकरण के नाम से जाना जाता। प्राचीन भारत में जो महाजनपदों का उदय हुआ था, इस पीरियड को, इस काल को किस नाम से, द्वितीय नगरीकरण के नाम से जाना जाता है। दोस्तों द्वितीय नगरीकरण के नाम से अगर ये जो महाजनपदों का उदय हुआ था, इसे अगर इस काल को अगर द्वितीय नगरीकरण के नाम से जाना जाता है, तो प्रथम नगरीकरण के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों प्रथम नगरीकरण के नाम से जाना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। दोस्तों बात करते हैं कि जो महाजनपदों का उदय है, 16 महाजनपदों का उदय है, इसकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो 16 महाजनपदों के उदय के बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है, वो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से 16 महाजनपदों के उदय के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि 16 महाजनपदों के उदय की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो 16 महाजनपदों के उदय की जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से प्राप्त होती है। तो दोस्तों बात करते हैं कि वो 16 महाजनपदों में जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, वो था मगध। और मगध का जो राजा, जो सबसे वास्तविक संस्थापक बोले या सबसे पावरफुल जो शासक था, वो था बिम्बिसार, जिन्हें मगध साम्राज्य का, मगध डायनेस्टी का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, रियल फाउंडर ऑफ द मगध डायनेस्टी। और काशी 16 महाजनपदों में काशी भी था, जिनके राजा अश्वसेन, और अंग था जिनके राजा ब्रह्मदत्त थे, और वत्स था जिनके राजा उदयन थे। दोस्तों 16 महाजनपदों में से सबसे पूर्वी महाजनपद था वो था अंग। 16 महाजनपदों में सबसे पूर्वी महाजनपद जो था वो था अंग सबसे पूर्वी महाजनपद था। और जो सबसे पश्चिमी महाजनपद था मत्स्य। और सबसे उत्तरी महाजनपद वो था कंबोज। सबसे उत्तरी महाजनपद वो था कंबोज।
और सबसे दक्षिणी जो था वो था अस्मक। दोस्तों, इन महाजनपदों में से 15 महाजनपद जो थे वो उत्तर भारत में स्थित थे और अस्मक एकमात्र ऐसा महाजनपद था 16 महाजनपदों में जो कि दक्षिण भारत में स्थित था, जो कि नर्मदा नदी के दक्षिण में था। और ये बोले तो विंध्य जो पर्वत है, विंध्याचल पर्वत है, इसके दक्षिण में स्थित था। दोस्तों, अब हम बात करते हैं मगध डायनेस्टी के बारे में, मगध महाजनपद के बारे में, और मगध महाजनपद के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, मगध महाजनपद के प्रमुख जो अंग थे, इसमें जिन जिन डायनेस्टियों ने, जिन जिन वंशों ने इस पर शासन किया, जैसे बोले तो हर्यक डायनेस्टी, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। हर्यक वंश, हर्यक डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हर्यक डायनेस्टी के बारे में। हर्यक डायनेस्टी, हर्यक वंश। ये हर्यक वंश जो है ये चला था 544 एडी से 412 एडी तक, अर्थात 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक चला था। जो हर्यक डायनेस्टी का जो सबसे पॉपुलर, सबसे फेमस, जिन्हें रियल फाउंडर ऑफ द हर्यक डायनेस्टी बोला जाता है, वो थे बिंबिसार। हर्यक डायनेस्टी के जो वास्तविक संस्थापक थे वो थे बिंबिसार। दोस्तों, बिंबिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है और मगध की जो राजधानी थी वो है राजगृह थी। राजगृह, मगध की राजधानी थी क्या? राजगृह। और राजगृह को गिरिव्रज भी बोला जाता था। गिरिव्रज यही जिसे बोला जाता पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र के 3 नाम हो गए, राजगृह, गिरिव्रज और पाटलिपुत्र, जो कि आधुनिक में, वर्तमान में इसे पटना बोला जाता है, वही पाटलिपुत्र। बिंबिसार ने कुछ नीतियां अपनाई थी जिनकी वजह से वो इतना पॉपुलर शासक, इतना फेमस शासक बना था। जो इसने साम्राज्य विस्तार की कुछ नीतियां अपनाई, जैसे कि उसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए अपने राज्यों से, जिन राज्यों को वह जीत नहीं पाया, अपने सैन्य बल से जिन राज्यों को वह जीत नहीं पाया, उससे उसने उन राज्यों से या उन महाजनपदों से उसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। उन्होंने क्या किए कि 3 विवाह किए थे। उन्होंने क्या किया कि महाकौशला देवी से विवाह किया। महाकौशला देवी। ये महाकौशला जो देवी थी, ये कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी। कौशल क्या है? कौशल महाजनपदों में से एक महाजनपद है। 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद है कौशल, और कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी महाकौशला देवी। और बिंबिसार ने दहेज में काशी लिया था और इन्होंने चेलना से विवाह किया। चेलना, जो चेलना थी वे लिच्छवी नरेश चेटक की पुत्री थी। चेलना लिच्छवी नरेश चेटक की पुत्री थी। और जो अजात शत्रु था, बिंबिसार का जो पुत्र था अजात शत्रु, वे चेलना का ही पुत्र था। चेलना का पुत्र कौन था? अजात शत्रु। और इन्होंने क्षेमा से विवाह किया। और ये क्षेमा पंजाब के
मध्य देश की राजकुमारी थी। इन्होंने 3 विवाह किए, कौन-कौन से? इन्होंने महाकौशला देवी से विवाह किया, जो कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी, और इन्होंने चेलना से विवाह किया, जो कि लिच्छवी राजा चेटक की पुत्री थी, और इन्होंने क्षेमा से विवाह किया, जो कि पंजाब के मध्य देश की राजकुमारी थी। और इस तरीके से बिंबिसार ने अंगराज्य को भी जीता, और इन्होंने बिंबिसार ने अंगराज्य को जीता, और अंग को उन्होंने मगध में मिला लिया, और अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का शासक नियुक्त किया। दोस्तों, जो बिंबिसार थे, बिंबिसार ये अवंती नरेश चंड प्रद्योत के मित्र थे, और इनकी मित्रता थी अवंती नरेश चंड प्रत्योत से। और कहा जाता है कि जब चंड प्रत्योत पांडु रोग से, पीलिया रोग से ग्रसित हो गए थे, तो बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को इलाज के लिए भेजा था। किसको? राज्य वैद्य जीवक को इलाज के लिए भेजा था। दोस्तों, हर्यक डायनेस्टी में प्रत्येक जो आगामी शासक, तो प्रत्येक जो आगामी शासक अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठा है, इसलिए इसको हर्यक डायनेस्टी बोला जाता है। और अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके 492 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर वो बैठा था, और राजगद्दी प्राप्त की थी। दोस्तों, अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अजातशत्रु के बारे में, जो कि 452 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक जिसने शासन किया था। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।